मेरा नाम अदिति है। मेरा संबंध मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव से है। या यूं कह लें कि गांव नहीं, एक छोटा सा कस्बा है। और उस कस्बे के मेरे दादाजी सरपंच थे। सरपंच होने की वजह से मेरे दादाजी की उस गांव में बहुत इज्जत थी, बहुत सम्मान था। हर कोई उनसे नजरें झुकाकर मिलता। लेकिन मेरे दादाजी बहुत ही अच्छे दिल के इंसान थे। उनके दिल में दया कूट कूट कर भरी हुई थी। हर किसी से प्यार से पेश आते थे, हर किसी का ख्याल रखते। मैं अपने दादा जान, चाचा और चाची के साथ दादा जान की खानदानी हवेली में रहती थी, जहाँ पर मैं बहुत ही खुश और ऐशो आराम की जिंदगी जी रही थी। मेरे दादाजी ने दुनिया की हर खुशी लाकर मेरी झोली में डाल दी थी। उन्होंने कभी मुझे मेरे माँ बाप की कमी महसूस ही नहीं होने दी थी। मेरे चाचा, मेरी चाची भी मुझे सगे माँ बाप की तरह प्यार करते हैं और मेरी हर खुशी का ख्याल रखते हैं। दादा जान ने तो मुझे इस बात से भी अनजान रखा था कि मैं किसकी औलाद हूँ। बचपन से लेकर जवानी तक उन्होंने मुझे इस बात का एहसास नहीं होने दिया था कि मैं लावारिस हूँ, और उन्होंने मुझे सड़क से उठाया था। जब कभी मैं अपने माँ बाप के बारे में दादा जान से बात करती तो वो मेरी बात को गोल गोल कर देते। दादा जान की बेपनाह मोहब्बत के बावजूद मैं अपने माँ बाप को बहुत याद करती थी। उनसे मिलना चाहती थी, एक बार उन्हें देखना चाहती थी। हजार बार मैंने दादा जान से इस बारे में बात की थी, लेकिन वो हर बार यही कहते कि सही समय आने पर तुम्हें सब कुछ बता दूंगा, अभी सही समय नहीं आया है। शायद दादा जान मुझे कभी न बताते कि एक दिन दादा जान मेरे बारे में बात कर रहे थे कि सुनील, तुम ही बताओ, अदिति मुझे अपने माँ बाप के बारे में पूछती है, मैं उसे क्या जवाब दूं कि मैंने उसे रोड से उठाया था, किसी ने उसे लावारिस की तरह सड़क पर फेंक दिया था। और उसी दिन मुझ पर यह राज खुला था कि मैं लावारिस हूँ। हालांकि इससे पहले तो मैं दादा जान को अपने सगे दादा जान, चाचा चाची को अपने सगे चाचा चाची ही मानती थी। लेकिन उस दिन दादा जान के मुंह से ये बात सुनकर मुझे एहसास हुआ कि मैं इस खानदान का खून नहीं थी। दादाजी ने मुझे रोड से उठाया था। ये सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर गया था, मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैं अपने कमरे में आई और फूट फूट कर रोने लगी। हे भगवान, पता नहीं मैं किसका पाप हूँ जो ऐसे मुझे कोई रोड पर फेंक कर चला गया था। दादाजी ने मेरी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उन्होंने मुझे अच्छी शिक्षा दिलवाई। जब मैंने 10वीं का इम्तिहान दिया, बहुत अच्छे नंबरों से पास हुई थी। हमारे गांव में कोई कॉलेज नहीं था। गांव के बच्चे 10वीं के बाद पढ़ने के लिए शहर जाते थे। गांव से शहर जाने के लिए 1 घंटा लग जाता था। 10वीं करने के बाद दादाजी को इस बात की चिंता थी कि अदिति मुझसे दूर चली जाएगी। उनका कहना था, तो मैं शहर नहीं भेजूंगा, जितना पढ़ लिया काफ़ी है। लेकिन चाचा चाची मेरी जिद के आगे मान गए। फिर दादाजी को भी हथियार डालना पड़े। दादाजी इस शर्त पर माने थे कि मैं हर रोज वापस आया करूंगी, इसलिए उन्होंने मेरे लिए बैन लगवा दी। मैं जो कभी गांव से बाहर नहीं निकली थी, शहर की रंगीनियां और वहां की हवा देखकर बहुत खुश हुई थी, क्योंकि मैं कभी शहर गई ही नहीं थी। गांव की ज़िंदगी और शहर की ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा फ़र्क था। आखिर कई सालों की मेहनत से मेरी पढ़ाई पूरी हुई और मैं गांव दादा जान के पास हमेशा हमेशा के लिए चली गई। मेरे गांव आने पर दादाजी बहुत खुश हुए थे। कहते थे, अदिति, तुम्हारे बिना ये हवेली काट खाने को दौड़ती थी। तुम हो तो ऐसा लगता है जैसे बहारें आ गई हैं। उस दिन चाची ने मेरी पसंद के खाने बनाए थे। चाचा के 2 बच्चे थे, एक बेटी रिया और बेटा साहिल। दोनों ही बच्चे मुझसे बहुत घुले मिले थे। एक दिन मैंने दादाजी से अपनी नौकरी के बारे में बात की कि दादाजी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, लेकिन अदिति बेटा, हमारे गांव में तो एक ही प्राइमरी स्कूल है, क्या तुम इतना पढ़ लिख कर इधर नौकरी करोगी, इस छोटे से स्कूल में? मैंने कहा, नहीं दादाजी, मैं शहर में नौकरी करना चाहती हूँ। मेरी पढ़ाई का क्या फ़ायदा अगर मैं घर बैठी रही तो? मैं चाहती हूँ मैं बहुत ऊपर तक जाऊँ और आपका नाम रोशन करूँ। मेरे दादाजी ने कभी मेरी बात नहीं टाली थी। मेरी इस बात पर भी बोले, ठीक है अदिति, उधर शहर में मेरा एक दोस्त है, मैं नौकरी के लिए उससे बात करूंगा। यूं दादाजी ने अपने जानने वाले दोस्त से मेरी नौकरी के बारे में बात कर ली। मुझे बैंक में बहुत अच्छी पोस्ट पर नौकरी भी मिल गई थी। ये नौकरी पाकर मैं बहुत खुश थी। नौकरी मिल जाने के बाद रहने की समस्या खड़ी हुई थी, क्योंकि हमारा कोई रिश्तेदार भी शहर में नहीं था जिसके पास मैं रह लेती। मैंने दादाजी की इजाज़त लेकर हॉस्टल में रहने का फैसला किया, जो कि बैंक से 10 मिनट की दूरी पर था। मैं हॉस्टल से बैंक और बैंक से हॉस्टल रोड पर पैदल चलकर जाती थी। रोड के दाएं साइड पर बच्चों का एक बड़ा सा पार्क था, जहां लोग अपने बच्चों को घुमाने फिराने के लिए लेकर आते थे। शाम के समय आते थे। कुछ दिनों से मैं महसूस कर रही थी जैसे मेरा कोई पीछा करता है, लेकिन फिर मैंने सोचा ये मेरा वहम होगा। एक दिन जब मैं बैंक से हॉस्टल लौट रही थी तो एक मर्दाना आवाज़ मेरे कानों में पड़ी थी, एक्सक्यूज़ मी, मुझे आपसे बात करनी है।
मैं 1 मिनट के लिए रुकी और बोली, लेकिन मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, मैं आपको जानती तक नहीं हूँ। मैं आपसे भला कैसे बात कर सकती हूँ, और आप हैं कौन जो यूँ बीच रास्ते मुझे रोककर मुझसे बात करना चाहते हैं। वो कहने लगा, मैं सिर्फ आपका 1 मिनट लूँगा, मुझे आपसे बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा, लेकिन मुझे आपसे बात नहीं करनी, मैंने आपसे कहा तो है। अजीब लड़का था, न जान न पहचान, जबरदस्ती मुझसे बात करने पर तुला हुआ था। हालांकि देखने में अच्छा खासा स्मार्ट और सभ्य संस्कारी लड़का लग रहा था। मैंने उसे साफ साफ जवाब दे दिया कि मुझे लड़कों में कोई दिलचस्पी नहीं है, प्लीज़ मेरा पीछा मत कीजिए, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उस लड़के ने अपना आधा चेहरा मास्क से छुपाया हुआ था, हालांकि उसकी आंखें साफ दिखाई दे रही थीं, जिनमें मुझे देखकर एक अजीब सी चमक समाई हुई थी। एकदम से वो लड़का कहने लगा, आप मुझसे शादी करेंगी? आपको पता है, मैं आपको रोज़ इस पार्क में बैठे हुए देखता रहता हूँ, मैं आपको अपनाना चाहता हूँ। देखिए, मैं दूसरे लड़कों जैसा हरगिज नहीं हूँ, और मैं बहुत ही शराफत से आपसे रिश्ता मांग रहा हूँ। अगर आप हाँ कह देती हैं तो मैं आपको ज़िंदगी में सारी खुशियाँ दूंगा, आपको कभी मुझसे कोई शिकायत नहीं होगी। प्लीज़ मेरे प्रपोजल पर गौर ज़रूर करना। मैंने कहा, मेरा पीछा छोड़ें, वरना मैं शोर मचा दूंगी और लोगों को इकट्ठा कर लूँगी, और फिर जो आपके साथ होगा उसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। वो बोला, मैं आपके लिए हर रिस्क लेने के लिए तैयार हूँ। मैंने कहा, अपनी बकवास बंद करो और मेरे रास्ते से हटो। उस दिन के बाद से तो रोज़ का ये रूटीन हो गया था। वो लड़का रोज़ मेरे इंतज़ार में रोड पर खड़ा होता और मैं उसे नज़रअंदाज करके आगे गुजर जाती थी, क्योंकि मैं अपने दादाजी का भरोसा तोड़ नहीं सकती थी। उन्होंने मुझे कितने मान और विश्वास के साथ शहर में नौकरी करने के लिए अकेला भेजा था, मैं कैसे उनका विश्वास तोड़ देती। अकेले रहने की उन्होंने मुझे अनुमति दी थी। मैं इस तरह अपनी राह से भटक कर उनके विश्वास को तोड़ना नहीं चाहती थी। और दूसरी बात, मुझे मर्द जात पर भरोसा ही नहीं था। मैं उनके चक्करों में पड़ना नहीं चाहती थी, जिसकी वजह से मेरे दादा जान और मेरी बदनामी हो। इसलिए मेरा रोज़ का रूटीन था कि मैं उसे नज़रअंदाज करके गुजर जाती थी। 2-3 दिन से मुझे वो लड़का नज़र न आया तो मुझे कुछ अजीब सी बेचैनी सी होने लगी थी, ऐसे जैसे मुझे कहीं भी सुकून नहीं मिल रहा था। मैं अपनी इस बेचैनी की वजह समझ नहीं पा रही थी। एक दिन दादाजी का फ़ोन आया। वो मुझसे बोले, अदिति, क्या तुम गाँव आ सकती हो? मैं बोली, दादाजी खैर तो है? वो बोले, जब घर आओगी तब बताऊंगा, बस तुम जल्दी से घर आ जाओ, तुम्हारे लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज है जो मैं तुम्हें घर आने के बाद ही दूंगा। मैंने कहा, ठीक है दादाजी, मैं घर आ रही हूँ, कल ही आ जाऊंगी, आप ड्राइवर को भेज देना। खैर अगले दिन मैं ड्राइवर के साथ हवेली पहुँच गई थी। हवेली में काफ़ी गहमा गहमी और रौनक लगी हुई थी। चाची हवेली के आंगन की सफाई सुथराई में बिजी थी। हवेली का माहौल देखकर ऐसा लग रहा था जैसे बहुत बड़ा फंक्शन रखा गया हो। मैं हैरत से हवेली के चारों तरफ देख रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब चल क्या रहा है और दादाजी ने मुझे इतना अर्जेंट क्यों बुलवाया है। मैंने चाचा को नमस्ते करने के बाद दादाजी के कमरे में चली गई। दादाजी अपनी कुर्सी पर बैठे कोई किताब पढ़ने में बिजी थे। मैंने जाते ही दादाजी के पैर छूकर उनसे आशीर्वाद लिया और उनसे लिपट गई। दादाजी ने प्यार से मेरे सर पर हाथ फेरा और बोले, अदिति, तुम बहुत किस्मत वाली हो। मैंने मुस्कुराते हुए कहा कि जी वो तो मैं हूँ, मुझे इतने अच्छे प्यार करने वाले दादाजी और चाचा चाची जो मिले हैं। दादाजी बोले, अदिति, मैंने तुम्हारे लिए एक फ़ैसला लिया है। तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारे लिए कभी भी बुरा नहीं सोचूंगा। मैं बोली, बिल्कुल दादाजी, मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि आप मेरे लिए जो भी करेंगे अच्छा ही करेंगे। दादाजी बोले, अदिति, मैंने तुम्हारे लिए फ़ैसला लिया है और मुझे उम्मीद है कि तुम मेरे फैसले पर कोई भी नानुकर नहीं करोगी। मैंने कहा, दादाजी आप किस फैसले की बात कर रहे हैं? वो कहने लगे, अदिति, तुम्हारे लिए एक बहुत ही अच्छे घर से रिश्ता आया है। लड़का भी बहुत ही खूबसूरत है और लोग भी बहुत अच्छे हैं, मुझे पसंद आए हैं। मैंने तुम्हारे पूछे बगैर उन लोगों को घर पर आने की दावत दे दी है, इसलिए मैंने तुम्हें शहर से यहाँ हवेली बुलाया है ताकि तुम भी उन लोगों से एक बार मिल लो। मुझे तो वो लोग बहुत अच्छे और ख़ानदानी लगते हैं, इसलिए मैंने रिश्ते के लिए भी हामी भर ली है। और फिर उनका अपना बहुत बड़ा बिजनेस है, मुझे उम्मीद है तुम वहाँ बहुत खुश रहोगी। लेकिन मैं तुम्हारी इजाज़त के बगैर कोई भी कदम नहीं उठाऊंगा। अगर तुम्हें वो लोग पसंद ना आए तो हम रिश्ते से इनकार कर देंगे, लेकिन एक बार तुम्हारा उनसे मिलना ज़रूरी है। मैं बोली, दादाजी, जैसा आपका फ़ैसला, आपको जैसा सही लगे वो करें। ये कहते हुए मैं उठकर कमरे में चली गई थी। लेकिन पता नहीं क्यों मुझे ये सब सुनकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई थी। शायद मैं उस अनदेखे आदमी को चाहने लगी थी। मैं उदास उदास सी कमरे में टहलने लगी। कुछ देर के बाद ही चाची आईं और बोली, अदिति, तैयार हो जाओ, वो लोग आने वाले हैं। मैं हाँ में सिर हिलाती हुई अलमारी की तरफ बढ़ गई। पिंक कलर का एक सूट निकाल कर पहना और तैयार हो गई, क्योंकि ये दादाजी का हुक्म था तो मैं हरगिज टाल नहीं सकती थी।
मैं तैयार हुई और अपने कमरे में ही बैठ गई। हवेली में सब लोग मेहमानों के आने का इंतजार करने लगे, लेकिन किसी को पता नहीं था आगे क्या होने वाला है। सब लोग शाम तक मेहमानों के आने का इंतजार करते रहे, लेकिन वो लोग नहीं आए। शाम के 4 बजे दादाजी के पास एक फ़ोन कॉल आई, जिसे सुनने के बाद दादाजी काफ़ी उदास दिखाई दे रहे थे। चाचा के पूछने पर दादाजी ने बताया कि वो लोग नहीं आएंगे। हमने उन्हें समझने में बहुत बड़ी भूल कर दी है। मैं तो समझता था वो लोग बहुत ही अच्छे शरीफ खानदानी लोग हैं, लेकिन वो तो एक नंबर के गुंडे निकले। मुझे पता चला है कि आज उनका किसी के साथ झगड़ा हो गया है और उस झगड़े के बीच एक इंसान अपनी जान से भी हाथ धो बैठा है। इसीलिए वो लोग अपना घर बार छोड़कर फरार हो गए हैं। मैं तो भगवान का धन्यवाद करता हूँ कि उसने मेरी बच्ची की ज़िंदगी बर्बाद होने से बचा ली, वरना मैं सारी ज़िंदगी खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाता। इस बात को अभी 6 महीने गुजरे थे कि मेरे लिए एक बहुत ही अच्छे घराने से दूसरा रिश्ता आया। वो लोग बहुत ही धार्मिक टाइप के लोग थे। दादाजी को भी रिश्ता अच्छा लगा। दादाजी को वो लोग काफ़ी पसंद आए थे और दादाजी ने मेरी मर्जी पूछी तो मैं चाहते हुए भी इनकार न कर पाई। यूँ मेरा रिश्ता मुकुल से तय हो गया। मुकुल बहुत ही अच्छी तबीयत का लड़का था। रिश्ता होने के बाद मुकुल अक्सर मुझे कॉल कर लिया करता था, लेकिन उससे बात करके मुझे कोई भी खुशी महसूस नहीं होती थी। मेरा दिल तो जैसे बुझ सा गया था। रिश्ता पक्का होने की 1 महीने बाद शादी की तारीख भी तय कर दी गई थी। हवेली में शादी की तैयारियां जोर शोर से शुरू थीं। दादाजी के कहने पर मैंने जॉब से रिजाइन कर दिया था। दादाजी का कहना था, तुम्हारी शादी होने वाली है, बेहतर है तुम अभी जॉब छोड़ दो। अगर शादी के बाद तुम्हारे ससुराल वालों को अच्छा लगे तो तुम दोबारा से अपनी जॉब शुरू कर लेना। शादी की तैयारियां शुरू हुईं और शादी की सारी शॉपिंग चाचा और चाची ने शहर से की थी। मेरी चाची हर जगह मुझे अपने साथ घसीटती थी। मेरे लाख मना करने के बावजूद भी वो मुझे अपने साथ लेकर जाती कि तुम हर चीज़ अपनी पसंद से लो। दादाजी की भी ज़बरदस्ती मुझे चाची के साथ भेज देते थे। बाजारों के चक्कर लगा लगा कर मेरी टांगें जैसे टूट गई थीं। एक दिन जब मैं और चाची शॉपिंग पर गए तो मुझे ऐसा लगा जैसे वही लड़का मेरे आसपास मौजूद हो। मैंने चारों तरफ नज़र दौड़ाई, लेकिन वो लड़का मुझे कहीं नज़र न आया। घर आते ही मैं कमरे में चली गई। कुछ देर के बाद दादाजी कमरे में आकर बोले, अदिति क्या हुआ, तुम उदास लग रही हो। अगर तुम्हारे दिल में कोई बात है तो तुम मुझे बताओ, क्या तुम्हें शादी से खुशी नहीं है। मैं बोली, दादाजी ऐसी कोई बात नहीं है। आपने मेरे लिए जो फैसला किया है सोच समझ कर ही किया होगा। बस मैं बाजार जाने की वजह से थक गई हूँ, इसलिए आराम करना चाहती हूँ। दादाजी बोले, अच्छा तुम आराम करो, मैं चलता हूँ। और फिर सुबह तुम्हारी मेहंदी का फंक्शन भी है, उसकी तैयारी भी करवानी है। मेहंदी वाले दिन पूरी हवेली दादाजी ने पीले रंग के फूलों से सजवाई थी, जो कि बहुत ही प्यारी लग रही थी। मेहंदी वाले दिन मैंने पीले और हरे रंग का लहंगा पहना हुआ था। जब मुझे स्टेज पर बिठाया गया तो हर आंख मुझ पर टिकी हुई थी। ताज़ा फूलों का जेवर पहने और लंबे बालों की चोटी को आगे किए हुए मैं बहुत ही खूबसूरत लग रही थी। देखने वाली हर नज़र मेरी तारीफ कर रही थी। मेहंदी की रस्म करते करते रात के 12 बज गए थे। मैं बहुत थक चुकी थी, इसलिए रस्म ख़त्म होने के फ़ौरन बाद मैं कमरे में चली आई। जल्दी से मैंने कपड़े चेंज किए और अपने बिस्तर में घुस गई। उस दिन मेरा दिल कर रहा था कि मैं जी भर कर रो लूँ। पता नहीं क्यों आज मेरा दिल अंदर से उदास हो रहा था और फिर मैंने ऐसा ही किया। मैंने अंदर से दरवाज़ा लॉक किया और खूब रोई। मैं अपने रोने की वजह खुद नहीं जानती थी। इतनी सर्दी होने के बावजूद भी मुझे कमरे में घुटन हो रही थी और मैं बाहर लॉन में चली आई। लॉन में टहलते टहलते मैं अपने हाथों को देखने लगी, जिन पर मुकुल के नाम की मेहंदी लगी हुई थी। पता नहीं क्यों मेरा दिल इस अनजान लड़के के लिए धड़कने लगा था, जिसे मैं जानती तक न थी। मैं इन्हीं सोचों में गुम थी कि चाचा लॉन में चले आए थे। बोले, अदिति तुम इतनी ठंड में यहाँ क्या कर रही हो, चलो कमरे में जाओ वरना बीमार हो जाओगी। मैं बोली, चाचू आप चलें, मैं बस अभी आती हूँ। कमरे में मुझे अजीब सी घुटन हो रही थी, इसलिए मैं बाहर आ गई। चाचू मेरे सर पर हाथ रखते हुए बोले, अदिति किस बात की टेंशन ले रही हो, तुम फिक्र मत करो, वो लोग बहुत अच्छे हैं। देखना उधर जाकर तुम्हें हमारी बिल्कुल भी याद नहीं आएगी। मेरी आंखों में आंसू आ गए। चाचू मेरे आंसू साफ करते हुए बोले, पगली रोते नहीं, हमारा आशीर्वाद है कि तुम अपने घर में खुश रहो। अगले दिन बारात थी। बारात वाले दिन मैंने सिल्वर ग्रे कलर का लहंगा पहना हुआ था। हर कोई कह रहा था कि दुल्हन तो चांद का टुकड़ा लग रही है, दोनों की जोड़ी बहुत खूबसूरत है। विदाई के समय मैं बहुत रोई थी, अपने माँ बाप की याद बहुत आ रही थी। इस बात में कोई शक नहीं था कि दादा चाचा चाची मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते थे। उन्होंने कभी भी मुझे माँ बाप की कमी महसूस नहीं होने दी थी, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मेरा दिल भर आया था अपने माँ बाप को याद करके। अभी विदाई होने में कुछ ही समय बाकी बचा था कि दादा जान का बीपी हाई हो गया और वो बेहोश होकर गिर गए। उसी वक्त डॉक्टर को बुलाया गया।
चेकअप के बाद डॉक्टर ने बताया कि इनका बीपी बहुत ज़्यादा हाई था। मैं दादाजी के पास बैठी रो रही थी। कुछ देर के बाद दादाजी को होश आया तो मेरी जान में जान आई थी। मैं दादाजी के हाथ पर अपने हाथों को लेकर चूमने लगी। मैंने कहा, दादाजी आपको क्या हो गया था? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं कैसे जीती? आप ही तो मेरा सब कुछ है। जब दादाजी की तबीयत कुछ ठीक हुई तो मेरी विदाई कर दी गई। विदाई पर दादा जान, चाचा चाची सब बहुत उदास थे। मैं पीछे मुड़कर एक नज़र सब पर डाली और गाड़ी में बैठ गई। ससुराल में मेरा स्वागत बहुत शानदार तरीके से किया गया। मेरे कदमों में गुलाब के फूलों को बिछाया गया। मेरी सास ने मेरे ऊपर से पैसे उतार कर गरीबों में बांट दिए। जब मैंने कमरे में कदम रखा तो पूरा कमरा खुशबुओं से महक रहा था। ताज़ा फूलों की खुशबू थी। मुझे फूल तो शुरू से ही बहुत पसंद थे और गुलाब के फूलों से तो मुझे काफ़ी लगाव था। मेरी सास ने मेरा लहंगा सेट करते हुए मुझे बेड पर बिठा दिया और ख़ुद भी मेरे पास बैठ गईं। बोली, देखो बेटा, मैं तुम्हें अपनी बेटी बनाकर लाई हूँ। मैं चाहती हूँ तुम इस घर को स्वर्ग बना दो और घुल मिलकर सबके साथ रहो। मेरा बेटा बहुत अच्छा है, वो तुम्हारा बहुत ख्याल रखेगा। मैं बोली, मम्मी जी मैं कोशिश करूँगी, मेरी तरफ से आपको कभी शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वो खुश हो गई और मुझे आशीर्वाद देने लगीं। कहने लगीं, खुश रहो बेटा। मुझे ये सुनकर बहुत खुशी हुई। कहने लगीं, अच्छा मैं चलती हूँ, मुकुल भी आने वाला है, मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ भिजवा देती हूँ। मैंने सर हाँ में हिला दिया। वो मुस्कुराती हुई चली गईं। इससे पहले कि मुकुल कमरे में आता, कमरे की खिड़की से कोई एकदम से कमरे में आया था। इससे पहले मैं उसका चेहरा देखती, उसने अपना चेहरा काले रंग के कपड़े से ढांप रखा था। मैं समझी शायद कोई चोर या डाकू है। मैं तो एकदम से घबरा गई थी और इसी घबराहट में मेरे मुंह से एक चीख निकल गई। उस इंसान ने कमरे में आते ही सबसे पहले कमरे का दरवाज़ा बंद किया। दरवाज़ा बंद करने के बाद मेरी तरफ बढ़ा था। मैं तो डर के मारे सिमट कर बेड की तरफ सिमट कर बैठ गई थी। उसने मेरा हाथ पकड़ा और बोला, क्यों की तुमने ये शादी? अब देखना मैं तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद कर दूंगा। मैं तुम्हें किसी के भी काबिल नहीं छोड़ूंगा। वो इस कदर तेजी से बोल रहा था कि आवाज़ कमरे से बाहर जा रही थी। बाहर से मुकुल बार बार दरवाज़ा खटखटा रहा था। मैंने उस इंसान के आगे हाथ जोड़ दिए कि भगवान के लिए मुझे छोड़ दो। मैं नहीं जानती तुम कौन हो और क्यों मेरी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मैंने तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहा। लेकिन वो आगे से दहाड़ कर बोला, तुमने मेरे साथ गलत किया है और इसका बदला मैं तुमसे ज़रूर लेकर रहूँगा। वो मेरे हाथों को पकड़कर इतनी ज़ोर से दबा रहा था कि दर्द से मेरी चीखें निकल रही थीं। जाने से पहले वो ऊंची आवाज़ से बोला, अब तुम मेरे सिवा किसी की नहीं हो सकती। मैं तुम्हें कहीं भी मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो उसी खिड़की से चला गया जिस खिड़की से आया था। मैं हैरान थी, आखिर उसने ऐसा क्यों किया था? उसने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, फिर वो मुझे सिर्फ बदनाम करने क्यों आया था? मैंने जल्दी से उठकर दरवाज़ा खोला। इससे पहले मुकुल उस लड़के को भाग कर पकड़ता, वो लड़का खिड़की से कूद कर जा चुका था। मुकुल गुस्से से मेरी तरफ बढ़ा। कहने लगा, कौन था वो? मैं बोली, मैं नहीं जानती मुकुल। लेकिन मुकुल ने जोरदार थप्पड़ मेरे मुंह पर मार दिया। कहने लगा, अगर तुम उसे नहीं जानती तो वो तुमसे मिलने क्यों आया था? तुम जैसी बद किरदार लड़की मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखी। अगर वो तुम्हें पसंद था तो तुमने मुझसे शादी क्यों की? उसी से कर लेती। अब मुझे समझ आया कि तुम शादी से पहले मुझसे बात करने से क्यों कतराती थीं। मैं जब भी फ़ोन करता तुम बहाने बनाकर मेरा फ़ोन काट देती थीं। मैं बोली, मुकुल मैं नहीं जानती वो कौन था। मेरी बात पर मुकुल गुस्से से दहाड़ा था। कहने लगा, एक तो गलती करती हो और ऊपर से झूठ भी बोलती हो। तुम इस काबिल नहीं हो कि मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में शामिल करूं। मैं अभी और इसी वक्त तुम्हें अपनी ज़िंदगी से निकालता हूं। ये कहकर मुकुल ने मुझे धक्के देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने मुझे घर से भी निकाल दिया। मैं उसी रात रोती धोती अपने दादाजी की हवेली में आ गई। तीसरे दिन ही मुकुल ने मुझे तलाक के पेपर भी भेज दिए। मैं सबको सफाइयाँ देती रही कि मैं गलत नहीं हूँ, मेरा कैरेक्टर बिल्कुल साफ सुथरा है और उस लड़के ने मेरे साथ धोखा किया है। उसने मुझे बदनाम करने की कोशिश की थी। उस लड़के ने तो मुझे हाथ भी नहीं लगाया था, लेकिन किसी ने भी मेरी बात का विश्वास नहीं किया और मुकुल ने मुझे अपनी ज़िंदगी से निकाल दिया। मैं हवेली में सबसे नज़रें चुरा रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे मैंने बहुत बड़ा पाप कर दिया हो। मैं निर्दोष होते हुए भी खुद को कसूरवार समझ रही थी। हालांकि मैंने कोई गलत काम नहीं किया था। मेरा भगवान जानता था कि मेरी इज्जत सुरक्षित थी, मेरी इज्जत पर कोई भी दाग नहीं था। दादाजी ने मुझे बहुत तसल्ली दी थी। मुझे अपने पास बिठाकर बोले, आदिति मुझे पूरी बात बताओ, मुझे तुम पर पूरा भरोसा है। लेकिन जो बात मुकुल ने बताई है उसमें भी कोई ना कोई सच्चाई होगी और तुम खुद कह रही हो कि हाँ वो लड़का तुम्हारे कमरे में आया था। मुझे सारी बात बता।
दादाजी को मैंने सारी बात बता दी। दादाजी बोले, वो लोग बहुत ही बदनसीब हैं जिन्होंने तुम पर इल्जाम लगाकर तुम्हें घर से निकाल दिया, क्योंकि तुम तो हीरा हो, हीरा। वो मुझे तसल्ली देते हुए बोले, बेटा सब्र करो, भगवान सब ठीक करेगा। ये तो मैं भी जानती थी। मेरी तलाक के बाद दादाजी अंदर से टूट चुके थे। वो किसी से नज़र नहीं मिला पा रहे थे कि उनकी पोती की शादी को एक दिन भी नहीं गुजरा और वो तलाक लेकर हवेली आ बैठी थी। दिन गुजरते रहे। मेरी तलाक के बाद हवेली में खामोशी सी छा गई थी। ये खामोशी तब ख़त्म हुई जब मेरे लिए तीसरी बार एक रिश्ता आया। लड़का गवर्नमेंट स्कूल में टीचर था। दादाजी ने इस रिश्ते को सही जाना और मेरे लिए इस रिश्ते के लिए हाँ कर दी, क्योंकि वो लोगों की और ज़्यादा बातें नहीं सुन सकते थे। उस लड़के का नाम रोहित था। रोहित मिडिल क्लास घराने से संबंध रखता था। उससे बड़ी 3 बहनें थीं। उनकी जिम्मेदारी निभाते निभाते उसकी उम्र भी थोड़ी ज़्यादा हो गई थी। दादाजी ने बहुत ही सादगी के साथ रोहित से मेरी शादी कर दी। मैंने भी भगवान की राजी में राजी हो गई थी। रोहित ने मुझे टैक्सी में बिठाया और विदा करवा कर अपने घर ले गया। उसके साथ जाते हुए मुझे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे हवेली से बहुत बड़ा बोझ उठाकर ले जा रही हूँ। रोहित का घर काफ़ी पुराना सा था। हर तरफ गंद फैली हुई थी। मैंने जाते ही पूरा घर अच्छी तरह साफ किया था। रोहित बोला, अदिति छोड़ो ये सब, कल कर लेना। अब तुम एक ही दिन की दुल्हन हो और तुमने आते ही सफाई करना शुरू कर दी। मैं बोली, रोहित मुझे गंदगी में रहने की आदत नहीं है। शाम के साए ढल चुके थे। रोहित मुझसे बोला, मैं बाहर से खाना लेकर आता हूँ। रोहित के घर में कोई नहीं था। उसकी बहनों की भी शादी हो चुकी थी और वो शादी में शामिल नहीं हुई थीं, क्योंकि वो दूसरे शहर में शिफ्ट थे और उनके बच्चों के पेपर चल रहे थे, इसलिए वो लोग नहीं आ पाए थे। रोहित के माँ बाप भी जिंदा नहीं थे। वो घर पर बिल्कुल अकेला रहता था। मैंने कहा, कोई बात नहीं रोहित, मैं घर पर ही कुछ बना लूँगी। लेकिन रोहित नहीं माना और खाना लेने बाजार चला गया। अभी रोहित को गए 10 मिनट भी नहीं हुए थे कि वही आदमी मुंह पर काला नकाब डाले एकदम से दरवाज़ा खोलकर अंदर आया था। मुझे हाथ से पकड़कर कमरे में ले गया और कमरा भी बंद कर लिया। उसने मेरे दोनों बाजुओं से मुझे पकड़ा और मेरे कपड़े फाड़ दिए। चीख कर बोला, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम्हें अपने अलावा किसी और का नहीं होने दूंगा। मैंने उससे कहा, मुझे जीने दो। पहले भी तुम्हारी वजह से मेरा घर बर्बाद हो चुका है। आखिर क्यों तुम मेरे पीछे पड़े हो? मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? इतनी ही देर में रोहित भी वापस आ गया था। वो जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगा। अदिति दरवाज़ा खोलो, अंदर कौन है? तभी उसने एकदम से दरवाज़ा खोला। रोहित उसकी तरफ लपका तो उसने रोहित को धक्का दिया। रोहित लड़खड़ाकर दूर गिरा था। इतने में वो लड़का भाग गया था। मेरे फटे हुए कपड़े देखकर रोहित बोला, क्यों की थी मुझसे शादी? उसी से कर लेती जिसके साथ रंगरलियां मना रही थीं। मैं बोली, रोहित मेरा विश्वास करो, उस इंसान ने पहले भी मेरा घर बर्बाद कर दिया था। अब भी वो मेरा घर बर्बाद करना चाहता है। मेरे और उसके बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तुम्हें अपनी पवित्रता की गवाही देती हूँ। लेकिन रोहित कहने लगा, तुम जैसी औरतें पता नहीं कितनी झूठी गवाहियाँ देती हैं। इस बार भी मेरा घर बस न सका। रोहित ने भी मुझे तलाक दे दी और घर से निकाल दिया। मेरा दिल कर रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं। समझ नहीं आ रहा था मैं कहाँ जाऊं। मैं बार बार अपने फटे हुए कपड़ों को छुपा रही थी। मैं रोड पर जा रही थी कि जाते जाते मेरी नज़र अदालत पर पड़ी थी। मुझे लगा शायद यहाँ से मुझे इंसाफ मिल जाए और मुजरिम पकड़ा जाए। मैं सीढ़ियाँ चढ़कर अदालत के अंदर चली गई थी। अंदर एक केस की पेशी चल रही थी। अंदर जाते ही मैंने जज से कहा, जज साहब मुझे इंसाफ चाहिए। जज ने फ़ौरन मेरी बात सुनी। मैं बोली, शादी की हर रात कोई नकाब पोश आता है और मुझे बदनाम करके गायब हो जाता है और मेरा पति मुझे तलाक दे देता है। ये सुनकर जज बोला, कल तक मुजरिम तुम्हारे सामने होगा और उसे पूरी की पूरी सजा दी जाएगी। मैंने वो रात अदालत के बाहर ही गुजारी थी। अगली सुबह मैं फिर अदालत के अंदर थी। मेरे और जज के सिवा कमरे में उस वक्त कोई नहीं था। जज बोला, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। ये सारा किया धरा मेरे भाई का है। वो तुमसे बहुत मोहब्बत करता था। तुम्हारी मोहब्बत में ही उसने तुम्हारे घर उजाड़ दिए थे। दूसरी दफ़ा जब उसने तुम्हारा घर उजाड़ा तो वापसी पर एक गाड़ी से टकरा गया था। इमरजेंसी में आखिरी बार मेरी मुलाकात उससे हुई थी। उसने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। मरने से पहले उसने तुम्हारी साफ चरित्र की गवाही भी दी थी और मुझसे वादा लिया था कि तुमसे शादी करके तुम्हें इज्जत से अपने साथ रखूं। मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया था। मुझे पता चला कि तुम हवेली नहीं गई हो। देखो किस्मत का खेल कि आज तुम खुद चलकर मेरे पास आई हो। मेरे सामने हाथ जोड़ते हुए वो बोला, प्लीज़ मेरे भाई को माफ़ कर दो। वो तुम्हारा गुनहगार था, लेकिन उसके किए की सज़ा उसे मिल चुकी है। ये सब सुनने के बाद मैं ज़ोर ज़ोर से रो रही थी कि तुम्हारे भाई ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, मुझे कहीं मुंह दिखाने के काबिल नहीं छोड़ा। लोग इन आवाज़ों को सुन रहे थे। उस जज का नाम सुमित था। खैर, उसके बार बार कहने पर मैंने उससे शादी कर ली। शादी के बाद वो मुझे अपने घर ले गया।
मैं बाद में अपने दादाजी से भी मिलने गई और अपने साथ होने वाले सारे हादसे दादाजी को बताए थे। दादाजी ने भी उस इंसान को माफ़ कर दिया था जिसने मेरी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खेल खेला था। बाद में मुझे पता चला ये वही इंसान था जो बैंक पर वापसी से मेरा पीछा किया करता था। खैर, मैंने भी उसे माफ़ कर दिया था क्योंकि वो अपने अंजाम को पहुंच गया था। आज मैं सुमित के साथ एक अच्छी और खुशहाल ज़िंदगी जी रही हूँ। इतना अच्छा जीवन साथी पाने के बाद मैं अपने अतीत को भूल चुकी हूँ और अपनी ज़िंदगी में सुमित के साथ मगन हो गई हूँ। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, मिलते हैं अगली किसी नई कहानी के साथ।